ऑर्गेनिक केमिस्ट्री सम बेसिक प्रिंसिपल्स एंड टेक्निक्स, यूनिट नंबर 8। सो एनसीईआरटी बुक्स की आपके पास ये यूनिट नंबर 8 रहेगी फॉर योर केमिस्ट्री, +1 क्लास की जो आपके पास केमिस्ट्री है उसके लिए। सो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री सम बेसिक प्रिंसिपल एंड टेक्निक्स को हम हिंदी में कहते हैं कार्बनिक रसायन, कुछ आधारभूत सिद्धांत तथा तकनीकें। सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कैटिनेशन। कैटिनेशन मीन्स कार्बन की एक ऐसी कैपेबिलिटी कि वो फॉर्मेशन कर सकता है लार्ज नंबर ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स के साथ, उसे हम कैटिनेशन कहते हैं। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के जो फादर है वो कौन है? वोलर है। उन्होंने आपके पास फर्स्ट ऑर्गेनिक कंपाउंड यूरिया प्रिपेयर किया था, ठीक है। और ये आपके पास जो ऑर्गेनिक कंपाउंड बन रहा है ये आपके पास बनता है इनऑर्गेनिक कंपाउंड से, जो कि आपके पास क्या है? अमोनियम साइनेट। अमोनियम साइनेट से आपका जो फर्स्ट ऑर्गेनिक कंपाउंड की फॉर्मेशन हुई थी वो था आपके पास यूरिया, जिसके बारे में हम जनरल इंट्रोडक्शन पढ़ने के बाद बात करेंगे कि आपके पास यूरिया की फॉर्मेशन कैसे हुई। ओके, सो सबसे पहले हम जनरल इंट्रोडक्शन पढ़ते हैं ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के। ऑर्गेनिक कंपाउंड्स आर वाइटल फॉर सस्टेनिंग लाइफ ऑन अर्थ and include complex molecules like genetic information bearing DNA। DNA का आपको पता होगा फुल फॉर्म क्या होता है? डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक एसिड, ठीक है। एंड प्रोटीन्स दैट कंस्टिट्यूट एसेंशियल कंपाउंड्स ऑफ आवर ब्लड, मसल्स एंड स्किन। सो इंट्रोडक्शन में अगर हम देखें तो आपके पास इंट्रोडक्शन क्या कहती है? पृथ्वी पर जो जीवन है, ठीक है, तो उस जीवन को बनाए रखने के लिए कार्बनिक यौगिक अनिवार्य है। मीन्स जो आपके पास ऑर्गेनिक कंपाउंड है वो वाइटल है फॉर सस्टेनिंग लाइफ ऑन अर्थ। इसके अंतर्गत जटिल अणु है, ये क्या क्या इंक्लूड करता है? कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल को इंक्लूड करता है, जैसे आनुवांशिक सूचना वाले डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक अम्ल तथा प्रोटीन। तो जेनेटिक जो आपके पास आनुवांशिक सूचना वाले जो आपके पास जेनेटिक इन्फॉर्मेशन बियर करते हैं, जैसे डीएनए हो गया, प्रोटीन हो गया, ऑर्गेनिक कंपाउंड्स में ये सारी चीज़ें होती है, ठीक है, जो कि हमारे जो रक्त है, मांसपेशी है तथा त्वचा है उसके लिए आवश्यक यौगिक बनाते हैं। कार्बनिक यौगिक कपड़ों, ईंधनों, बहुलकों, रंजकों, दवाओं आदि पदार्थों में होते हैं। तो क्या बात की गई? ऑर्गेनिक कंपाउंड आपके पास मटीरियल्स में पाए जाते हैं, क्लोथिंग्स में, फ्यूल्स में, पॉलीमर्स में, डाइज एंड मेडिसिन्स में। तो ये इसकी हम कुछ इम्पोर्टेंस भी कह सकते हैं ऑर्गेनिक कंपाउंड्स की। साइंस ऑफ ऑर्गेनिक केमिस्ट्री इज़ अबाउट 200 ईयर्स ओल्ड। सो कार्बनिक रसायन का जो विज्ञान है वो लगभग 200 वर्ष पुराना है। कितने? लगभग 200 वर्ष पुराना है। तो आपके पास जो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की ब्रांच है वो अराउंड 200 ईयर्स ओल्ड की है। अराउंड द ईयर 1780 chemists began to distinguish between organic compounds obtained from plants and animals and inorganic compounds prepared from mineral sources। सो सन 1780 के आसपास जो आपके साथ साइंटिस्ट थे, रसायनज्ञों ने पादपों तथा जंतुओं से प्राप्त कार्बनिक यौगिक को एवं खनिज स्रोतों से विरचित अकार्बनिक यौगिकों के बीच विभेदन करना आरंभ कर दिया था। सो अगर हम इसको सिंपल लैंग्वेज में समझे तो आपके पास 1780 ईस्वी में केमिस्ट जो आपके पास थे उन्होंने क्या किया? आपके पास जो ऑर्गेनिक कंपाउंड्स है वो इनऑर्गेनिक कंपाउंड से कैसे अलग है, या फिर जो इनऑर्गेनिक कंपाउंड से ऑर्गेनिक कंपाउंड बन रहे हैं उनकी फॉर्मेशन कैसे हो रही है, ठीक है, इस सारी चीज़ों के बारे में आपके पास जो केमिस्ट थे, साइंटिस्ट थे, उन्होंने सोचना शुरू कर दिया था। Berzelius, a Swedish chemist, proposed that vital force was responsible for the formation of organic compound। सो स्वीडिश के एक वैज्ञानिक थे जिनका नाम था बर्जेलियस। उन्होंने प्रतिपादित किया, मतलब उन्होंने एक स्टेटमेंट दी कि जो जैव शक्ति कार्बनिक यौगिकों के निर्माण के लिए उत्तरदायी है। में जो वाइटल फोर्स है वो आपके पास कार्बनिक यौगिक मीन्स ऑर्गेनिक कंपाउंड की फॉर्मेशन के लिए ये रिस्पॉन्सिबल है, वाइटल फोर्स। Okay, however, this notation was rejected in 1828 when Frederick Wöhler synthesized an organic compound urea from an inorganic compound ammonium cyanide। बट जो आपके पास
बर्जीलिस ने आपके पास स्टेटमेंट दी थी कि वाइटल फोर्स आपके पास रिस्पॉन्सिबल है फॉर्मेशन ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड। वो फर्दर 1828 ईस्वी में आपके पास जब एक न्यू साइंटिस्ट ने इन्वेंशन की, डिस्कवरी की, जिनका नाम था आपके पास फ्रेडरिक वोलर, उन्होंने क्या पाया कि आपके पास जो यूरिया है उसकी फॉर्मेशन कर दी थी इनऑर्गेनिक कंपाउंड से, जो था आपके पास अमोनियम साइनेट। इसलिए जो आपके पास ये स्टेटमेंट थी ये ऑटोमेटिकली रिजेक्टेड हो गई थी। ठीक है, जैसे आपके पास ये था अमोनियम साइनेट। ठीक है, दिस इज अमोनियम साइनेट। अमोनियम साइनेट को जब हमने हीट किया तो आपके पास क्या बन गया, यूरिया। ओके, अब अगर हम क्लासिफिकेशन की बात करें, क्लासिफिकेशन ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स, तो ऑर्गेनिक कंपाउंड्स को मोस्टली 2 कैटेगरीज में डिवाइड किया गया है। फर्स्ट वन इज एसाइक्लिक कंपाउंड एंड सेकंड वन इज साइक्लिक कंपाउंड। एसाइक्लिक कंपाउंड को हम अचक्रीय अथवा विविध श्रृंखला यौगिक कहते हैं और साइक्लिक को हम चक्रीय या बंद श्रृंखला अथवा विलय यौगिक कहते हैं। मीन्स इससे एसाइक्लिक को हम ओपन चेन कंपाउंड्स भी कह सकते हैं और साइक्लिक को क्लोज्ड या रिंग कंपाउंड भी हम कह सकते हैं। मतलब कि इनकी कैटेगरीज में आपके पास रिंग कंपाउंड भी आएंगे, क्लोज कंपाउंड भी आएंगे और साइक्लिक भी आएंगे। इसमें आपके पास जिसमें कोई भी साइक्लिक की फॉर्मेशन नहीं होगी या ओपन चेन के जो कंपाउंड रहेंगे वही आपकी इस श्रेणी में आते हैं। ओके, एसाइक्लिक कंपाउंड में आपको पता है कि कोई ब्रांचिंग नहीं हो रही, कुछ नहीं हो रहा है, तो ये सिंपल है। ठीक है, तो इसकी फर्दर आपके पास आगे डिविजिबल ये नहीं होता है। जबकि आपके पास जो साइक्लिक या फिर क्लोज्ड चेन या फिर रिंग कंपाउंड है वो फर्दर आपके पास डिवाइड होके 2 फॉर्मेशन करते हैं। ठीक है, 2 कंपाउंड बनाते हैं, ये एलिसाइक्लिक कंपाउंड या फिर एरोमेटिक कंपाउंड। ओके, इन दोनों कंपाउंड की भी फर्दर आगे टाइप्स होते हैं। जैसे एलिसाइक्लिक कंपाउंड के पास आपके पास आता है होमोसाइक्लिक और कार्बोसाइक्लिक कंपाउंड इसमें पाए जाते हैं, या फिर हेटेरोसाइक्लिक कंपाउंड या फिर नॉन एरोमेटिक कंपाउंड्स आपके एलिसाइक्लिक कंपाउंड्स में रहेंगे। ठीक है, समचक्रीय और विषम चक्रीय 2 इसके टाइप हो गए। अब एरोमेटिक कंपाउंड की बात करें तो एरोमेटिक कंपाउंड आपके पास 3 कैटेगरी में डिवाइड होते हैं। फर्स्ट वन इज बेंजोइड कंपाउंड, ठीक है, सेकेंड इज नॉन बेंजोइड कंपाउंड एंड थर्ड वन इज हेटेरोसाइक्लिक एरोमेटिक कंपाउंड। ओके, यहाँ पे देखेंगे आप तो हेटेरोसाइक्लिक कंपाउंड है, बट इसमें क्या है, एरोमेटिक नहीं है। मीन्स इसमें बेंजीन रिंग प्रेजेंट नहीं है। और इसमें क्या है, बेंजीन, जिसमें बेंजीन नहीं होगी। एक होगा हेटेरोसाइक्लिक और उसमें आपके पास एरोमेटिक भी प्रेजेंट होगी रिंग। जैसे आपके पास फ्यूरान हो गया, थायोल हो गया, इस टाइप के जो कंपाउंड होते हैं, पिरिडीन हो गया, वो कौन से हैं, हेटेरोसाइक्लिक एरोमेटिक कंपाउंड्स में ये आते हैं। ओके, तो अब हमने 2 टाइप पढ़े थे ऑर्गेनिक कंपाउंड के, तो हम इनको समझते हैं कि ये जो टाइप है ये कौन कौन सी चीज़ों को इंक्लूड करते हैं, इसके अंदर क्या क्या आता है। फर्स्ट वन था आपके पास एसाइक्लिक, सेकंड था साइक्लिक। ठीक है, तो हम एसाइक्लिक की बात करते हैं जिसकी हमने आगे फर्दर कोई भी टाइप नहीं पढ़े थे। ठीक है, तो एसाइक्लिक और ओपन चेन कंपाउंड्स को हम अचक्रीय अथवा वितरित श्रृंखला यौगिक कहते हैं, जैसे कि मैंने पहले भी आपको बता दिया था। सो ये जो कंपाउंड है, दीज कंपाउंड्स आर ऑल्सो कॉल्ड एज एलिफेटिक कंपाउंड्स एंड कंसिस्ट ऑफ स्ट्रेट और ब्रांच चेन कंपाउंड। सो एसाइक्लिक और ओपन चेन कंपाउंड को हम और क्या कह सकते हैं, एलिफेटिक कंपाउंड्स कह सकते हैं। और ये क्या कंटेन करे, ये क्या कंसिस्ट करे, एक सीधी या फिर शाखित श्रृंखला के ये यौगिक बनाते हैं। जैसे स्ट्रेट की बात की तो आप यहाँ पे देखिए इथेन एग्जाम्पल, ये किसका एग्जाम्पल हो गया, एसाइक्लिक कंपाउंड का। ठीक है, इसमें क्या है, स्ट्रेट चेन है। और ब्रांच चेन की बात करें तो इसमें क्या है, CH3 एज अ ब्रांच। ठीक है, मिथाइल इसमें क्या है, एज अ ब्रांच्ड है। तो ये भी आपके पास एग्जाम्पल हो गया एसाइक्लिक का। सिमिलरली एसिटल्डिहाइड भी आपके पास कैसा कंपाउंड है, एसाइक्लिक कंपाउंड है। एंड एसिटिक एसिड भी आपके पास कैसा कंपाउंड रहता है, एसाइक्लिक कंपाउंड रहता है। ओके, तो आप कैसे पहचानोगे कि एल्डिहाइड है या फिर एसिटल्डिहाइड है, एसिटिक एसिड है, इथेनॉल है, कैसे आप इनको डिस्टिंग्विश करते हो, इसके बारे में आपको कुछ टाइम बाद बताऊंगी इसी वीडियो में। तब तक आप इनके एग्जाम्पल देख लीजिए। सेकंड हमने बात की थी साइक्लिक और क्लोज चेन और रिंग कंपाउंड्स की। ठीक है, तो साइक्लिक और क्लोज चेन और रिंग चेन को हम क्या कहते हैं, चक्रीय या बंद श्रृंखला अथवा विलय यौगिक। इसके हमने टाइप पढ़े थे। ठीक है, एलिसाइक्लिक कंपाउंड्स, पहले हम इसको बात कर लेते हैं, एलिसाइक्लिक कंपाउंड क्या होते हैं। ओके, एलिसाइक्लिक कंपाउंड्स एलिफेटिक साइकिल या साइक्लिक
कंटेन कार्बन एटम जॉइंड इन द फॉर्म ऑफ अ रिंग। मीन्स आपने अभी बात की थी हमने एसाइक्लिक की, ठीक है, ये क्या है एलिसाइक्लिक, वो क्या था एसाइक्लिक। तो एसाइक्लिक को हम एलिफेटिक कंपाउंड्स कहते थे, बट एलिसाइक्लिक कंपाउंड्स को हम क्या कहते हैं एलिफेटिक साइक्लिक कहते हैं। तो इसमें कन्फ्यूजन नहीं होनी चाहिए आपको, ओके। तो एलिसाइक्लिक कंपाउंड्स एक ऐसे कंपाउंड होते हैं जो कंटेन करते हैं आपके पास कार्बन एटम को कंटेन करेंगे, जो कि आपके पास जॉइन रहेगा एज अ रिंग फॉर्म। जैसे हमने यहाँ पे बात की साइक्लोप्रोपेन की, ठीक है, ये आपके पास कैसा है एलिसाइक्लिक है, ठीक है। साइक्लोहेक्सेन भी एज अ एलिसाइक्लिक है, एंड साइक्लोहेक्सेन भी आपके पास एग्जाम्पल किसका है एलिसाइक्लिक कंपाउंड्स का है। तो ये आपके पास क्या बनाते हैं समचक्रीय विलय को बनाते हैं। सेकंड था एरोमेटिक कंपाउंड्स। एरोमेटिक आपको पता ही है कि एरोमेटिक आपके पास जैसे बेंजोइड, नॉन बेंजोइड, हेटेरोसाइक्लिक एरोमेटिक कंपाउंड जैसे हमने बात की थी इसमें ये आते हैं। मीन्स सिंपल सी अगर बात करें तो जो एरोमेटिक कंपाउंड्स होते हैं वो स्पेशल टाइप ऑफ कंपाउंड रहते हैं, जिसमें आपके पास बेंजीन एंड अदर रिलेटेड रिंग कंपाउंड आपके पास फॉर्मेशन होती है। जैसे हमने बेंजोइड की बात की, मतलब कि सिंपल है एरोमेटिक में जिसमें बेंजीन की फॉर्मेशन हो रही है, ओके। तो बेंजीन की फॉर्मेशन हो रही है, वो किस फॉर्मेशन में होती है 3 टाइप में, ठीक है। तो बेंजोइड एरोमेटिक कंपाउंड्स जिसमें आपके पास एग्जांपल रहेगा बेंजीन, ये किसका एग्जांपल है बेंजोइड एरोमेटिक कंपाउंड का। एनिलीन आपके पास हो गया, नेफ्थलीन हो गया, ये दीज ऑल आर बेंजोइड एरोमेटिक कंपाउंड्स। अब बात करते हैं नॉन बेंजोइड कंपाउंड की। नॉन बेंजोइड कंपाउंड में आपके पास क्या है ट्रोपोन, ठीक है। इसमें आपके पास बेंजीन रिंग तो है, साथ में आपके पास क्या लगा है डबल बॉन्ड O। तो ये किसका एग्जाम्पल हो गया नॉन बेंजोइड कंपाउंड्स का। थर्ड हमने जैसे बात की थी कि फ्यूरान, थायोफिन या फिर पिरिडीन आपके पास जो ये रहते हैं, ये आपके पास मीन्स इसमें क्या होता है, इसमें आपके पास फर्स्ट वन तो बेंजीन की रिंग बनेगी, ठीक है, बेंजीन रिंग बनेगी, बट साथ में आपके पास क्या रहेंगे ग्रुप्स लगे रहेंगे, एलिमेंट इसमें रहेंगे जैसे ऑक्सीजन, सल्फर, नाइट्रोजन, ठीक है। तो ये आपके पास कैसे हो गए हेटेरोसाइक्लिक एरोमेटिक कंपाउंड्स के एग्जाम्पल हो गए। तो हमने बात कर दी ऑल टाइप ऑफ क्लासिफिकेशन ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। अब हम बात करेंगे फंक्शनल ग्रुप, जो कि बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आपके लिए। फंक्शनल ग्रुप्स क्या होते हैं क्रियात्मक समूह या प्रकार्यात्मक समूह, क्रियात्मक या फिर प्रकार्यात्मक समूह हम इन्हें कहते हैं। द फंक्शनल ग्रुप इज एन एटम और अ ग्रुप ऑफ एटम्स joined to the carbon chain which is responsible for the characteristic chemical properties of the organic compounds. So किसी कार्बनिक यौगिक की कार्बन श्रृंखला से जुड़ा परमाणु या परमाणुओं का समूह जो कार्बनिक यौगिकों के अभिलाक्षणिक रासायनिक गुणों के लिए उत्तरदायी होता है, क्रियात्मक समूह या प्रकार्यात्मक समूह कहलाता है। सिंपल है, आपके पास फंक्शनल ग्रुप हम ऐसे डिफाइन करेंगे, अगर आपके पास एक एटम है या फिर हम ग्रुप ऑफ एटम की बात करें वो ज्वाइन करते हैं कार्बन चेन के साथ, ठीक है। जैसे यहाँ पर हमने एग्जांपल दिया कार्बन की चेन है, इसके साथ आपके पास COOH आपके साथ ग्रुप में ऐड हो गया, ठीक है। तो ये आपके पास अटैच्ड होते हैं कार्बन चेन में, जो कि रिस्पॉन्सिबल होते हैं जो आपके पास करेक्टरिस्टिक केमिकल प्रॉपर्टीज़ होती है ऑर्गेनिक कंपाउंड्स के लिए, उनके लिए, ठीक है। एक इम्पॉर्टेंट टर्म थी होमोलोगस सीरीज, सजातीय श्रेणियाँ। अ ग्रुप और अ सीरीज ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स ईच कंटेनिंग अ करेक्टरिस्टिक फंक्शनल ग्रुप फ्रॉम अ होमोलोगस सीरीज एंड द मेंबर ऑफ सीरीज आर कॉल्ड होमोलोग्स। कार्बनिक यौगिकों के समूह अथवा ऐसी श्रेणी जिसमें एक विशिष्ट क्रियात्मक समूह हो या फिर सजातीय श्रेणी बनाते हैं। इसके सदस्यों को सजात, जिसे हम होमोलोगस कहते हैं, ठीक है, इसके जो सदस्य उसको हम सजात कहते हैं, और सजातीय श्रेणी के सदस्यों को एक सामान्य सूत्र द्वारा प्रदर्शित किया जा सकता है, जिसे हम होमोलोगस कहते हैं। नोमेनक्लेचर ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स, कार्बनिक यौगिकों की नाम पद्धति। तो हम जो ऑर्गेनिक कंपाउंड्स का नामकरण करते हैं या फिर उन्हें जो नाम देते हैं उसको हम कैसे बनाते हैं उसके बारे में हम बात करेंगे। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री डील्स विथ मिलियंस ऑफ कंपाउंड्स। सो कार्बनिक रसायन लाखों कार्बनिक यौगिकों से संबंधित है। इन ऑर्डर टू क्लियरली आइडेंटिफाई देम, उनकी स्पष्ट पहचान करने के लिए अ सिस्टमेटिक मेथड ऑफ नेमिंग
has been developed and it is known as the IUPAC. IUPAC जिसे हम कहते हैं इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री सिस्टम ऑफ नोमेनक्लेचर. The names are correlated with the structure such that the reader or listener can deduce the structure from the name. So ये आपके पास स्टेटमेंट है. इस स्टेटमेंट से आपको क्या समझने को मिलता है? स्टार्टिंग से स्टार्ट करते हैं. जो कार्बनिक रसायन है उसमें लाखों कार्बनिक यौगिकों से संबंधित ये आपके पास रहता है. उनकी स्पष्ट पहचान करने के लिए यौगिकों के नामांकन की एक सुव्यवस्थित विधि विकसित की गई है जिसे IUPAC विधि कहते हैं, जिसके आपने यहाँ पे स्टेटमेंट देख ली कि इसे हम क्या कहते हैं, इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री कहते हैं. इस सुव्यवस्थित नामांकन प्रणाली में यौगिकों के नाम को उसकी संरचना से सहसंबंधित किया गया है जिससे पढ़ने या सुनने वाले व्यक्ति यौगिक के नाम के आधार पर उसकी संरचना उत्पन्न कर सके. तो ये आपके पास रहती है इसकी स्टेटमेंट. ओके, तो हम कुछ एग्जाम्पल देखते हैं कि IUPAC के द्वारा हम कैसे किसी भी ऑर्गेनिक कंपाउंड का नामकरण कर सकते हैं. यहाँ पर आपके पास कुछ कॉमन और ट्राइबल नेम्स दिए गए हैं सम ऑर्गेनिक कंपाउंड्स के, जैसे मीथेन. मीथेन का फॉर्मूला होता है CH4. CH4 को हम मीथेन कहते हैं. ठीक है, ये आपके पास 4 कार्बन की श्रृंखला बन गई तो हम इसे कहेंगे N-ब्यूटेन. ठीक है, आइसोब्यूटेन, न्यूपेंटेन, N-प्रोपाइल अल्कोहल. ठीक है, फॉर्मल्डिहाइड, एसीटोन, क्लोरोफॉर्म, एसिटिक एसिड, बेंजीन, एनिसोल, एनिलीन, एसिटोफिनोन, इथाइल मिथाइल ईथर. तो ये आपके पास क्या है, IUPAC नेम्स के अकॉर्डिंग कुछ कॉमन या फिर ट्राइबल्स नेम्स है कुछ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स के जो एज इट रहते हैं, मीन्स इसमें कोई भी चेंजेस नहीं आएंगी. जैसे C6H6 है, बेंजीन है, तो इसका नाम आप यही रखोगे ना, इसका फॉर्मूला भी यही रहेगा. एसिटिक एसिड है CH3COOH, आप इसको चाहे ओपन फॉर्म में लिखो या क्लोज फॉर्म में लिखो, बट जो इसका नेम है ये तो यही रहेगा. ठीक है, वैसे एनिसोल है, एनिलीन है, इनके नाम आपके पास एज इट रहते हैं. ओके, नेक्स्ट है द IUPAC सिस्टम ऑफ नोमेनक्लेचर. सो जो हमने अभी IUPAC की बात की, ठीक है, तो इस सिस्टम का हम नामकरण कैसे करते हैं हमने पहले भी आपको बताया था. अ सिस्टमैटिक नेम ऑफ एन ऑर्गेनिक कंपाउंड इज जनरली ड्राइव्ड बाय आइडेंटिफाइंग द पेरेंट हाइड्रोकार्बन एंड द फंक्शनल ग्रुप्स अटैच्ड टू इट. तो किसी भी कार्बनिक यौगिक को सुव्यवस्थित नाम देने के लिए मूल हाइड्रोजन तथा उससे जुड़े क्रियात्मक समूहों की पहचान करनी होती है. ठीक है, तो ये स्टेटमेंट यहाँ पे दी गई है. जैसे हम यहाँ पे एग्जांपल लेंगे. ठीक है, तो हमने सबसे पहले आइडेंटिफाई करना है कितने कार्बन की आपके पास चेन बन रही है. जैसे ये कितने की है, 1 2 3 4 5 6 कार्बन की है. तो इस चेन में आप देखोगे यहाँ पे Br लगा है, यहाँ पे OH लगा है, यहाँ पे CH3 लगा है, तो ये तो हो गया आपके पास पेरेंट चेन. इस चेन को हम क्या कहते हैं, पेरेंट चेन कहते हैं. यहाँ पे Br है, Br आपके पास क्या है, फंक्शनल ग्रुप है, और OH भी आपके पास क्या है, फंक्शनल ग्रुप है, और CH3 यहाँ पर इस तरह से जुड़ा है तो ये क्या है, इसका ब्रांच है, ये इसी में आपके पास रहता है. तो पहले तो हमने ये जाना कि हम कैसे स्ट्रक्चर को आइडेंटिफाई करेंगे. अब हम बात करेंगे बाय फर्दर यूजिंग परफिक्स एंड सफिक्स द पेरेंट नेम कैन बी मॉडिफाइड टू ऑब्टेन द एक्चुअल नेम. ठीक है, तो परफिक्स एंड सफिक्स का यूज़ करके उनको हम एक्चुअल जो इसका नाम है इस चेन का, इस मॉलिक्यूल का, वो हम आइडेंटिफाई या मॉडिफाई कर सकते हैं. केवल कार्बन तथा हाइड्रोजन युक्त यौगिक हाइड्रोकार्बन कहलाते हैं. मेन जो हाइड्रोजन एंड कार्बन की कॉम्बिनेशन से बनते हैं उन्हें हम क्या कहते हैं, हाइड्रोकार्बन्स कहते हैं. राइट. A hydrocarbon is termed saturated if it contains only carbon-carbon single bonds. तो हाइड्रोकार्बन भी आपके 2 टाइप्स में होते हैं, सैचुरेटेड एंड अनदर वन इज अनसैचुरेटेड. तो सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन से आपके पास वो कार्बन रहेंगे जो ओनली कंटेन करेंगे कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड्स को. ठीक है, और दूसरी तरफ अगर हम अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स की बात करें तो वो ऐसे हाइड्रोकार्बन होते हैं जो कंटेन करते हैं एटलीस्ट 1 कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड और या फिर ट्रिपल बॉन्ड. इसमें सिंगल बॉन्ड था, इसमें डबल और ट्रिपल बॉन्ड को कंटेन करना चाहिए किसी भी कंपाउंड में,
तब वो आपके पास अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स कहलाएंगे। अगर वो सिंगल ही आपके पास बॉन्ड कैरी कर रहा है तो मीन्स वो क्या है, एक सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन आपके पास बनता है, राइट। नेक्स्ट है IUPAC नोमेनक्लेचर ऑफ एल्केन्स, सीधी श्रृंखला युक्त हाइड्रोकार्बन्स। स्ट्रेट चेन हाइड्रोकार्बन इसमें रहेंगे। द नेम ऑफ सच कंपाउंड्स आर बेस्ड ऑन देयर चेन स्ट्रक्चर एंड एंड विद सफिक्स एन and carrying a prefix indicating the number of carbon atoms present in the chain except from CH4 to C4H10 where the prefixes are derived from tribal names. The IUPAC names of some straight chain saturated hydrocarbons are given in table below. तो हमने क्या बात की, मीथेन और ब्यूटेन के अतिरिक्त जो आपके पास शेष यौगिकों के नाम हैं वो सीधी श्रृंखला संरचना पर आधारित है, जिसके पश्च लगन में एन तथा इससे पूर्व श्रृंखला में उपस्थित कार्बन परमाणु की संख्या से संबंधित संगित किया जाता है। तो कुछ यहाँ पे नेम दिए गए हैं, जैसे आपको पता है कि आपने कैसे किसी भी स्ट्रेट चेन हाइड्रोकार्बन का नाम करना है, तो उसके लिए पहले मिथ, इट, प्रोप, ब्यूट, ये आपके पास इसकी जानकारी होनी चाहिए। जैसे CH4 को हम क्या कहते हैं, मीथेन कहते हैं। अगर आपने इथेन की फॉर्मेशन करनी है तो इथेन का फॉर्मूला होता है C2H6। प्रोपेन आपके पास रहेगा C3H8, ओके। और ब्यूटेन की बात करें तो C4H10, पेंटेन C5H12, हेक्सेन C6H14, हेप्टेन C7H16, ऑक्टेन C8H18, नॉनेन C9H20, डेकेन C10H22, आइसोसेन C20H42, ट्राई एकोनिटेन C30H62। तो अब अगर हम बात करें मीथेन की, मीथेन में जिसमें ओनली एक ही कार्बन आपके पास रहेगा चेन में, वो मीथेन हो गया। जिसमें आपके पास दो कार्बन, जैसे आपके पास ये कार्बन है, ये कार्बन है, यहाँ पे हमने लगा दिया CH3, यहाँ पे आ गया CH3। तो टोटल हाइड्रोजन कितने हो गए, 3 3 6, C2 मीन्स कार्बन कार्बन आपके पास दो रहेंगे, और ये हो गया 6 C2H6, ये क्या है, इथेन है। वैसे ही प्रोपेन की बात करें तो प्रोपेन मीन्स इसमें 3 कार्बन है, 3 कार्बन की चेन बनेगी, ठीक है। इसको भी देख लेते हैं, इसमें ये इस तरीके से बनेगा, इसमें हाइड्रोजन 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 हाइड्रोजन, ठीक है। तो ये बात करेंगे हम, कार्बन 3 है, हाइड्रोजन कितने हैं, 8 है, 1 2 3 4 5 6 7 8। यहाँ पे हमने हाइड्रोजन की अटैचमेंट कर देनी है। तो इस तरीके से मीन्स ये कॉम्पैक्ट फॉर्म में लिखा गया है। आप चाहो तो उसको ओपन फॉर्म में भी लिख सकते हो। इसके फॉर्मूले, जैसे 4 रिंग की आपके पास कोई चेन आ रही है तो आप उसको कैसे आइडेंटिफाई करोगे, आप बोलोगे ये ब्यूटेन की चेन है, पेरेंट चेन आपकी क्या है, ब्यूटेन है, या पेरेंट चेन आपके पास पेंटीन है। पेरेंट चेन मीन्स जो इस तरीके से आपके पास चेन रहेगी, ठीक है। हो सकता है ये मैं आपको नंबरिंग का बाद में बताऊँ, जैसे यहाँ पे आपके पास कार्बन 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 इस तरीके से चेन बन रही है, तो आपने देखना क्या होता है कि लॉन्गेस्ट चेन कौन सी है, जैसे 1 2 3 4 5 6 7 8, इसमें 8 है, 1 2 3 4 5 6। तो आपकी जो पेरेंट चेन बनेगी वो बनती है ये वाली, नॉट दिस वन, कि ये नहीं है कि स्ट्रेट ही चेन में जाना है। आपने देखना है कि सबसे ज़्यादा कार्बन की चेन आपके पास कहाँ बनी, तो 9 बन रहा है, 9 है ना, 9 आपको पता है कि नॉन इन है, ठीक है। तो ये क्या बन गया, नॉन इन। यहाँ पे आप हाइड्रोजन को अटैच कर दीजिए CH2 CH2 इस तरीके से, ओके। तो ये कितना हो गया आपके पास, C9H20। तो इस तरीके से आप इसको लिखते हो। तो ये आपके पास IUPAC नोमेनक्लेचर होता है एल्केन के लिए, ओके। फिर आता है ब्रांच चेन हाइड्रोकार्बन्स, जिसे हम शाखित श्रृंखला युक्त कहते हैं। इन अ ब्रांच चेन कंपाउंड स्मॉल चेन्स ऑफ कार्बन एटम्स आर अटैच्ड एट one or more carbon atoms of the parent chain. The small carbon chains branches are called alkyl groups. Means जो शाखित श्रृंखला में से युक्त यौगिक में कार्बन परमाणुओं की छोटी श्रृंखलाएं जनक की श्रृंखला एक या कई कार्बनों के साथ जुड़ी रहती है। सिंपल अगर हम समझें तो जो आपके पास ब्रांच चेन के कंपाउंड होते हैं जिसमें ब्रांचेज होती है, जैसे हम यहाँ पे देखेंगे ये आपके पास है, ये कैसा कंपाउंड है, ब्रांच चेन का कंपाउंड है, ठीक है। ये भी कैसा है, ब्रांच चेन का कंपाउंड है। तो इसमें आपके पास क्या अटैच्ड है, 1 या फिर एक या एक से ज़्यादा कार्बन पेरेंट चेन में अटैच्ड है, जैसे ये है, इसमें 1 था, इसमें 2 है, ठीक है।
तो ये बात की गई ब्रांच चेन हाइड्रोकार्बन्स के बारे में। ब्रांच चेन एक ऐसी कंपाउंड होते हैं जिनके साथ पेरेंट चेन के अलावा कुछ और भी आपके पास कार्बन के एटम अटैच्ड होते हैं पेरेंट कंपाउंड के साथ, ठीक है। तो जैसे आपके पास यहाँ पे दो हमने एग्जांपल सेट किए हैं, तो अगर हमने इनका नाम आइडेंटिफाई करना है, इन ऑर्डर टू नेम सच कंपाउंड्स द नेम्स ऑफ एल्काइल ग्रुप्स, इन्हें हम क्या कहेंगे, ये एल्काइल ग्रुप है आपके पास जो ब्रांचेस की तरह आपको दिख रहा है, दी स्मॉल कार्बन चेन्स को हम क्या कहते हैं, एल्काइल ग्रुप्स कहते हैं। तो इन एल्काइल ग्रुप का नाम जानने के लिए हम पहले परफिक्स का यूज़ करेंगे। आपके पास कौन सा परफिक्स यूज़ हो रहा है पेरेंट एल्केन में, ठीक है। और जो आपके पास एल्काइल ग्रुप ड्राइव फ्रॉम द सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन बाय रिमूविंग अ हाइड्रोजन एटम फ्रॉम अ कार्बन, thus CH4 becomes CH3 and it is called methyl group, and alkyl group is named substituting al for ane, means यहाँ के पास क्या था, मीथेन, ठीक है। अगर हम इसको सिंपल देखें मीथेन, पर जब आपके पास ये एज अ एल्काइल ग्रुप प्रेजेंट रहता है तो जो आपके पास एन है, ये हमारे पास मीथेन था, तो ये एन अल में चेंज हो जाएगा, जैसे ये बन जाएगा मिथाइल, ठीक है। ये क्या बन जाएगा, मिथाइल, मीन्स एन से आपके पास अल में चेंज हो जाएगा जब आपके पास ये एज अ एल्काइल ग्रुप यहाँ पे अटैच रहेगा, ओके। ये यहाँ पे बात की गई है, बाकी इसमें कुछ ज़्यादा नहीं है। जैसे आप यहाँ पे समझिए, यहाँ पे हमने कुछ एल्केन के एग्जाम्पल लिए, ठीक है। तो जब ये एज अ एल्काइल ग्रुप रिस्पॉन्ड करेंगे किसी भी स्ट्रक्चर में, तो इनका जो नेम है वो चेंज हो जाएगा। जैसे यहाँ पे CH4 है, मीथेन है, तो जब ये एज अ एल्काइल ग्रुप कहीं अटैच्ड होगा, जैसे CH3 अटैच रहेगा, ठीक है, तो ये बन जाएगा मिथाइल, CH2 CH3 बन जाएगा इथाइल, इथेन से इथाइल, मीन्स इसमें क्या हो रहा है, आपके पास एक हाइड्रोजन का रिमूवल हो रहा है। आप देखोगे C2H6 है, यहाँ पे 6 है, यहाँ पे क्या है 3 2 5 5 ही है ना, यहाँ पे कितने थे 6 थे। तो यहाँ पे आपके पास सिंपली आप समझो तो एक हाइड्रोजन की रिडक्शन हो रही है, एक हाइड्रोजन कम हो रहा है, इसलिए ये इथेन से इथाइल बन गया, प्रोपेन से प्रोपाइल, ब्यूटेन से ब्यूटाइल एंड डेकेन से डेकाइल। तो ये फॉर्मूला है, ये रूल है, ये एज इट रहेगा, ठीक है। तो कुछ एब्रीवेशंस भी है जो यूज़ की जाती है फॉर सम एल्काइल ग्रुप, जैसे मिथाइल, मिथाइल के लिए हम कौन सी एब्रीवेशन यूज़ करते हैं, Me। अगर आपके पास की कोई कंपाउंड है, जैसे हमने यहाँ पे दिस वन, यहाँ पे आपने लगा दिया Me, तो इस Me का मतलब क्या है कि यहाँ पर आपके पास क्या है, मिथाइल ग्रुप है, मीन्स CH3 ग्रुप आपके पास यहाँ पे अटैच्ड है। ये एब्रीवेशन होते हैं मिथाइल्स, मिथाइल का हमने Me लिया, इसीलिए हमने एब्रीवेशन यूज़ किया Me, ठीक है। जैसे इथेनॉल या इथाइल है, सॉरी इथाइल है, ET, आप यहाँ पे देख सकते हो ET, ठीक है। तो एब्रीवेशन यूज्ड फॉर ET, जैसे हम यहाँ पे एग्जांपल लेंगे C, यहाँ पे हमने लगा दिया ET, तो इस ET का मतलब क्या है कि यहाँ पे आपके पास C2H5 नाम का एक कंपाउंड अटैच्ड है, एक एल्काइल सब्स्टिट्यूएंट यहाँ पे रहेगा। वैसे ही प्रोपाइल के लिए हम PR लगाएंगे एंड ब्यूटाइल के लिए BU एब्रीवेशन यूज़ करते हैं, ठीक है। अभी हमने बात की नोमेनक्लेचर ऑफ एल्केन के लिए, अब हम बात करेंगे नोमेनक्लेचर ऑफ ब्रांच चेन एल्केन, जिनमें आपके पास ब्रांचेस भी रहेंगी एल्केन में, उनके लिए। अभी हमने खाली एल्केन के रिस्पेक्ट में बात की थी, तो इसके लिए भी क्या है, आपके पास रूल्स बने हैं, ठीक है। तो फर्स्ट जो आपके पास रूल होता है इन ब्रांच चेन एल्केन के लिए, वो क्या हमें बताता है, फर्स्ट ऑफ ऑल द लॉन्गेस्ट कार्बन चेन इन द मॉलिक्यूल इज़ आइडेंटिफाइड। ये आपके पास एक काम की बात आई, ठीक है। अभी तक तो आपने जो पढ़ा वो पढ़ा, बट ये जो बात है ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर आपने किसी भी कंपाउंड का नाम आइडेंटिफाई करना है तो ये उसके लिए रूल है। ब्रांच चेन एल्केन की हम स्पेसिफिकली बात कर रहे हैं, ठीक है। तो सबसे पहले हमने सर्वप्रथम हमें क्या देखना है, जो अणु है उसमें दीर्घतम कार्बन श्रृंखला का चयन किया जाता है। दीर्घतम मीन्स जो लॉन्गेस्ट चेन कार्बन है, जैसे हमने बात भी आपको पहले ही बताया था, ठीक है। उसमें भी हमने बोला था कि सबसे लंबी चेन आपको कहाँ बन रही है, हमने वो सिलेक्ट करना है, ना कि ये कि आपके पास ये नहीं मानना है कि आपने स्ट्रेट ही करना है। अगर आपके पास इस तरीके से ज़्यादा लंबी चेन बन रही है तो आपने नाम क्या देना है, इसके अकॉर्डिंग देना है। जैसे यहाँ पे हमने 2 एग्जाम्पल लिए हैं, पहला एग्जाम्पल तो ये है, दूसरा ये है, ठीक है। तो जो हमने अभी बात की 1 2 3 4 5 6 7 8 9 हमने यहाँ पे नेमिंग कर दी, ठीक है। तो जो एग्जाम्पल 1 है जो हमने यहाँ पे दिया है, द लॉन्गेस्ट चेन हैज़ 9 कार्बन एंड इट इज़ कंसिडर्ड एज द पेरेंट और रूट चेन। बट जो हम सेकंड बात करें, कंपाउंड सेम है, इसमें कोई चेंजेस नहीं है, बट हमने क्या किया, नंबरिंग हमने गलत कर दी। नंबरिंग हमने क्या की 6 7 8 ब्रांचेज में नंबरिंग कर दी,
ठीक है, बट ये जो नंबरिंग है ये इनकरेक्ट है, ये करेक्ट नहीं होगी, बिकॉज इट हैज़ ओनली 8 कार्बन्स। इसके पास केवल 8 कार्बन है, जबकि हमारे पास जो ये आपके पास चेन बन रही है इसमें 9 कार्बन है। तो रूल क्या कहता है कि हमने लॉन्गेस्ट चेन को देखना है, लॉन्गेस्ट चेन को सिलेक्ट करना है। ठीक है, तो ये आपके पास रूल क्लियर हो गया। सेकंड क्या बात की गई, जो नंबरिंग हमने करनी है, द नंबरिंग इज डन इन सच अ वे दैट द ब्रांच चेन कार्बन एटम्स गेट द लोएस्ट पॉसिबल नंबर। तो हमने नंबरिंग इस तरीके से करनी है कि आपका जो ब्रांच चेन के कार्बन है वो लोएस्ट पॉसिबल नंबर को आपके पास कैरी कर पाए। ठीक है, तो जो हमने नंबरिंग की है वो हम करेंगे लेफ़्ट टू राइट। ठीक है, लेफ़्ट टू राइट हमने नंबरिंग करनी है, नॉट फ्रॉम दी राइट टू लेफ़्ट। तो इस तरीके से हमने नंबरिंग यहाँ पे करनी है। द नेम्स ऑफ एल्काइल ग्रुप्स अटैच्ड टू अ ब्रांच are then prefixed to the names of the parent alkane and position of the substituent is identified by the appropriate numbers. If different alkyl group are present, they are listed in alphabetically order. Thus, the name of the above compound is 6-ethyl-2-methyl-nonane. So, alphabetically आपके पास ये भी इम्पॉर्टेंट है कि आपने सबसे पहले प्रेफरेंस किसको देनी है, जो आपके पास अल्फ़ाबेट पहले आ रहा है। ये भी एक स्पेसिफिक रूल है कि ये कब आपने देना है, अगर आपके पास डिफरेंट एल्काइल ग्रुप्स प्रेजेंट है चेन में। ठीक है, जैसे एक हो गया CH3, एक हो गया CH2, CH3। ठीक है, एक मिथाइल है, एक इथाइल है। ठीक है, एक हमने मिथाइल लिया, एक हमने इथाइल लिया, तो डिफरेंट आपके पास क्या है, एल्काइल ग्रुप सब्स्टिट्यूएंट है आपके पास प्रेजेंट है। ठीक है, तो इसमें हमने किसके लिए पहले प्रेफरेंस देना, आप देखोगे ये मिथाइल है, M अल्फ़ाबेट है, ये इथाइल है, ये E अल्फ़ाबेट है, तो हमने पहले प्रेफरेंस देनी है E वाले अल्फ़ाबेट को। इसलिए जो आपके पास हमने एग्जांपल अभी शो किया था उसका जो नाम आएगा वो आएगा इथाइल से, 6-ethyl-2-methyl-nonane। नोनेन क्यों लिया, क्योंकि 9 कार्बन की चेन है। मिथाइल क्यों लिया, क्योंकि एल्काइल ग्रुप एज अ एल्काइल ग्रुप सब्स्टिट्यूएंट प्रेजेंट है। इथाइल भी क्या है, एक एल्काइल ग्रुप सब्स्टिट्यूएंट रिंग चेन में आपके पास प्रेजेंट है। सॉरी, रिंग नहीं, जो आपके पास पेरेंट चेन है उसमें आपके पास मिथाइल इथाइल दोनों प्रेजेंट थे, बट हमने यहाँ पे 6 मिथाइल क्यों नहीं लिया या फिर 2 मिथाइल क्यों नहीं लिया, सॉरी, हमने 2 मिथाइल इसलिए नहीं लिया क्योंकि हमारे पास रूल है, अगर आपके पास 2 एल्काइल ग्रुप प्रेजेंट है चेन में तो हम फर्स्ट जो प्रेफरेंस देंगे वो अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर को देंगे, जो ABCD आपके पास है उसके बेसिस पे हम इसका नामकरण करेंगे। ठीक है, अब बात करते हैं, जैसे हमने ये तो बोल दिया कि 2 अल्फ़ाबेट है तो हम इसको करेंगे, बट अगर आपके पास ऐसा केस है कि आपके पास 2 मिथाइल ग्रुप है, 2 मिथाइल ग्रुप है, तो उसके लिए क्या लगाएंगे हम, डाईमिथाइल। जैसे यहाँ पे आपके पास 2 मिथाइल था, हो सकता था आपके पास यहाँ पे इस तरीके से एक यहाँ पे ग्रुप प्रेजेंट हो मिथाइल का, एक यहाँ पे प्रेजेंट हो, तो हमने क्या करना था, हमने लिखना था 2 मिथाइल, सॉरी डाईमिथाइल, 2 डाईमिथाइल। अगर आपके पास 3 ग्रुप प्रेजेंट है, एक मान लेते हैं एक आपके पास छठी पोजीशन पे मिथाइल ग्रुप था और 2 आपके पास सेकंड पोजीशन में, तो आपने लिखना था 2 डाईमिथाइल 6 मिथाइल नोनेन, इस तरीके से। सॉरी, इधर आना था आपके पास 2,6 ट्राई मिथाइल आना था, फिर ट्राई मिथाइल। क्यों, क्योंकि आपके पास एक तो छठे नंबर पे मिथाइल ग्रुप है और 2 आपके पास कहाँ पर है, सेकंड नंबर पे है, इसलिए आप लिखोगे तो 2,6। और ये भी आपने याद रखना है, जो आप लिखते हो 2,6 यहाँ पे कॉमा लगेगा और यहाँ पे ये आपके पास रूल होता है, इसको भी याद रखना है। ठीक है, तो ये हो गया आपके पास 4th रूल। अगर आपके पास 5 है कोई तो पेंटा लगा देंगे, हेक्सा, टेट्रा एक्सेट्रा यूज़ करेंगे हम पहले नंबरिंग करने से पहले। जैसे हम कुछ एग्जांपल यहाँ पर सेट करके आपको देते हैं, जैसे हमने लिया, पहले आपने बताना है इसमें 1 2 3 4 5 कार्बन की चेन है, पेरेंट चेन आपके पास 5 कार्बन की है, मीन्स ये क्या है, पेंटेन है। ठीक है, यहाँ पे डबल बॉन्ड नहीं है, सिंगल ही बॉन्ड है, तो ये एन है। ठीक है, पेंटेन है। और आप देखोगे सेकंड एंड फोर्थ पोजीशन में आपके पास एल्काइल ग्रुप प्रेजेंट है, 2 एल्काइल ग्रुप प्रेजेंट है, तो आपके पास क्या आ जाएगा 2 4, मीन्स 2 और चौथी पोजीशन में आपके पास एल्काइल ग्रुप प्रेजेंट है, मीन्स मिथाइल ग्रुप प्रेजेंट है, तो ये बन गया 2 4। जो हमने कॉमा की बात की थी, यहाँ पे कॉमा आता है, यहाँ पे इस तरीका का एरो आएगा, 2 4 डाईमिथाइल पेंटेन, ये आपके पास क्या हो गया इसका नाम। सिमिलरली आपने ये लेना है। ठीक है, आपने सबसे पहले तो नंबरिंग चूज़ करनी है, आपने ये करना है 1 2 3 4 5, फिर लॉन्गेस्ट चेन तो ये बन रही है, ये तो नहीं बन रही है ना 1 2 3 4 5, ये भी बन रही है, बट फिर आपके पास जो ये पोजीशन है
एल्काइल ग्रुप है ये ब्रांचेस में है, इसलिए हम इसको ऐसे करेंगे, हम लॉन्गेस्ट चेन को चूज़ करेंगे। तो आपके पास जो नेम बनेगा वो क्या बनेगा, अब आप यहाँ पे देखिए, यहाँ पे सिर्फ सिंगल एरो शो किया है, सिंगल एरो शो किया है मीन्स यहाँ पे भी क्या है, एक CH3 ग्रुप प्रेजेंट है। ठीक है, तो इसका जो हम नाम देंगे वो क्या होगा आपके पास 2,2,4 ट्राईमिथाइल पेंटेन। ओके, सिमिलरली आपके पास एक और एग्जांपल हम करके देखते हैं। ये आपके पास एक चेन है, तो सबसे पहले तो नंबरिंग करनी है 1 2 3 4 5, यहाँ पे 5 कार्बन की बने, तो ये तो लॉन्गेस्ट नहीं हुई, 3 4 5, ये भी 5 किए, ये भी 5 किए, तो सबसे लॉन्गेस्ट चेन क्या बनेगी 7 कार्बन की, मीन्स ये क्या है, हेप्टेन है। हेप्टेन है तो थर्ड पोजीशन पे आप देखोगे तो थर्ड पोजीशन पे इथाइल है। ओके, एंड फोर्थ पोजीशन पे आपके पास क्या है, मिथाइल है। तो रूल के अकॉर्डिंग आपके पास सबसे पहले अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर हम लेंगे तो इथाइल आएगा, सॉरी। तो ये हो गया आपके पास 3 इथाइल 4 डाईमिथाइल हेप्टेन। ओके, इफ द टू सब्स्टिट्यूएंट आर फाउंड इन इक्विवेलेंट पोजीशन द लोअर नंबर इज गिवन टू द वन कमिंग फर्स्ट इन दी अल्फ़ाबेटिकल लिसनिंग, यह आपको पता ही है। फिर जो लास्ट आपके पास नोमेनक्लेचर बचता है वो है नोमेनक्लेचर ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हैविंग फंक्शनल ग्रुप। फंक्शनल ग्रुप के लिए आपके पास कैसे हम नामकरण करेंगे किसी भी ऑर्गेनिक कंपाउंड का। अ फंक्शनल ग्रुप एज डिफाइंड अर्लियर इज एन एटम और ग्रुप ऑफ एटम बॉन्डेड टुगेदर इन अ यूनिक मैनर विच इज यूजुअली द साइट ऑफ केमिकल रिएक्टिविटी इन ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल। कंपाउंड हैविंग द सेम फंक्शनल ग्रुप अंडरगो सिमिलर रिएक्शंस। जैसे यहाँ पे आपके पास इसमें क्या है, सेम फंक्शनल ग्रुप है OH 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 OH, तो दिस ऑल आर हैविंग OH फंक्शनल ग्रुप। लिबरेट हाइड्रोजन ऑन रिएक्शन विद सोडियम मेटल्स, तो ये आपके पास क्या लिबरेट करेंगे, हाइड्रोजन सोडियम के साथ जब ये रिएक्शन करेंगे। द प्रेजेंस ऑफ फंक्शनल ग्रुप एनेबल्स सिस्टमेटाइजेशन ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड इनटू डिफरेंट क्लासेस। तो ये कुछ सम फंक्शनल ग्रुप एंड क्लासेस ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स के बारे में बात की गई है। क्लास ऑफ कंपाउंड एल्केन, एल्कीन, एल्काइन, एरीन, हैलाइड, अल्कोहल, और इनके जो फंक्शनल ग्रुप स्ट्रक्चर है वो इस तरीके से रहते हैं। IUPAC ग्रुप सफिक्स ये रहेंगे, एग्जाम्पल यहाँ पे दिए गए हैं, तो आप इनको एक बार अच्छे से देख लीजिए। इसके बारे में मैंने ऑलरेडी आपको पहले भी डिस्कस किया है, ठीक है, तो उस वीडियो का जो लिंक है वो मैं डिस्क्रिप्शन में आपको प्रोवाइड कर दूँगी, ठीक है, क्योंकि हमारी जो वीडियो है वो बहुत ही ज़्यादा लेंथी हो गई है इसलिए, राइट। तो आप यहाँ पे देख लीजिए, विद एग्जाम्पल यहाँ पे हमने बात की है। ओके, वेरी इंपॉर्टेंट, आइसोमेरिज्म। आइसोमेरिज्म क्या होता है, समअवयवता। द फिनोमिना ऑफ एग्जिस्टेंस ऑफ 2 or more compounds possessing the same molecular formula but different properties is known as isomerism. Such compounds are called as isomers. Means 2 या 2 से अधिक यौगिक जिनके अणुसूत्र समान होते हैं किंतु जो गुणसूत्र है वो भिन्न होते हैं, समअवयव कहलाते हैं, और इस परिघटना को समअवयवता कहते हैं। तो समअवयवता मीन्स आइसोमेरिज्म आपके पास एक ऐसा फिनोमिना है जो 2 या 2 से ज़्यादा कंपाउंड को कंटेन करता है, कंसिस्ट करता है, पोजेस करता है, और उनके पास क्या होता है, सेम मॉलिक्यूलर फार्मूला रहता है, जो बट डिफरेंट प्रॉपर्टीज़ आपके पास शो होती है, ठीक है, उसको हम आइसोमेरिज्म कहते हैं। और ऐसे कंपाउंड्स को हम क्या कहते हैं, आइसोमर्स कहते हैं, ठीक है। तो आइसोमेरिज्म के आपके पास जो टाइप्स है वो रहते हैं स्ट्रक्चर आइसोमेरिज्म और स्टीरियो आइसोमेरिज्म। स्ट्रक्चर आइसोमेरिज्म मीन्स, स्ट्रक्चर आइसोमेरिज्म का मतलब क्या होता है, संरचना समअवयवता, और स्टीरियो आइसोमेरिज्म क्या हुआ, त्रिविम समअवयवता। इसके फर्दर आपके पास टाइप रहते हैं चेन आइसोमेरिज्म, पोजीशन आइसोमेरिज्म, फंक्शनल ग्रुप आइसोमेरिज्म, मेटाबॉलिज्म। चेन आइसोमेरिज्म मीन्स श्रृंखला समअवयवता, पोजीशन मीन्स स्थिति, फंक्शनल ग्रुप मीन्स क्रियात्मक समूह उसमें क्या लगे है, और मेटाबॉलिज्म मीन्स मध्यावयवता। उसी प्रकार आपके पास जो स्टीरियो आइसोमेरिज्म है वो भी आपके पास जियोमेट्रिकल और ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म में डिफ्रेंशिएट होते हैं। जियोमेट्रिकल का मीन्स हो गया ज्यामितीय समअवयवता, और ऑप्टिकल मीन्स प्रकाशीय समअवयवता। तो स्ट्रक्चर आइसोमेरिज्म क्या होती है, कंपाउंड हैविंग द सेम मॉलिक्यूलर फार्मूला बट डिफरेंट स्ट्रक्चर। तो स्ट्रक्चर आइसोमेरिज्म आपके पास फर्स्ट ऑफ ऑल तो ये आइसोमेरिज्म का एक टाइप है, हम ये बात करेंगे।
तो ये एक ऐसे कंपाउंड होते हैं जिनके पास सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला होता है बट डिफरेंट स्ट्रक्चर होते हैं। ऐसे यौगिक जिनके अणुसूत्र समान होते हैं किंतु संरचना अर्थात परमाणुओं का अणु के अंदर परस्पर आबंधित होने का क्रम, जिसको हम क्या कहते हैं, संरचना कहते हैं, वो भिन्न होती है, उसे हम कहेंगे स्ट्रक्चर आइसोमेरिज्म। स्ट्रक्चर आइसोमेरिज्म के फर्दर टाइप में आपके पास चेन पोजीशन आइसोमेरिज्म की बात करेंगे। तो चेन आइसोमेरिज्म क्या होता है, श्रृंखला समन्वयता हम इसे कहते हैं। व्हेन टू और मोर कंपाउंड्स हैविंग सिमिलर मॉलिक्यूलर फॉर्मूला बट डिफरेंट कार्बन स्केलेटन्स, मीन्स समान अणुसूत्र एवं भिन्न कार्बन ढांचे वाले दो या दो से अधिक यौगिक श्रृंखला समवयव बनाते हैं। मीन्स एक ऐसे कंपाउंड जो दो या दो से ज़्यादा यौगिक, मीन्स कंपाउंड की आपके पास सिमिलर मॉलिक्यूलर फॉर्मूला रहेगा बट डिफरेंट कार्बन स्केलेटन रहेंगे। जैसे मॉलिक्यूलर फॉर्मूले की बात करें तो वो सेम रहेगा बट कार्बन स्केलेटन डिफरेंट रहेगा। जैसे पेंटेन है, ठीक है, आइसोपेंटेन है, न्यूपेंटेन है, इनका जो मॉलिक्यूलर फॉर्मूला है वो क्या है, तीनों का ही सेम है बट जो कार्बन का स्केलेटन है आप देख सकते हो तीनों में क्या है, डिफरेंट। तो ये आपके पास चेन आइसोमेरिज्म का एग्जांपल रहेगा। सेकंड हम बात करेंगे पोजीशन आइसोमेरिज्म की, स्थिति समवयवता। व्हेन टू और मोर कंपाउंड डिफर इन द पोजीशन ऑफ सब्स्टिट्यूएंट ग्रुप्स और फंक्शनल ग्रुप और एटम ऑन द कार्बन स्केलेटन, दे आर कॉल्ड पोजीशन आइसोमेरिज्म एंड दिस फिनोमेना इज टर्म्ड एज पोजीशन आइसोमेरिज्म। इसका सीधी सी बात है, मतलब आपके पास जो दो या दो से ज़्यादा कंपाउंड डिफर करते हैं पोजीशन में, जो आपके पास सब्स्टिट्यूएंट है, सब्स्टिट्यूएंट एटम हो गया या फिर आपके पास फंक्शनल ग्रुप हो गया, उसकी पोजीशन में चेंज करें कार्बन स्केलेटन में, उसे हम पोजीशन आइसोमेरिज्म कहते हैं। और उनका भी क्या रहेगा, सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला जाएगा। जैसे प्रोपेन 1 ओल है, ठीक है, तो प्रोपेन 1 ओल में आपके पास फंक्शनल ग्रुप यहाँ है, और प्रोपेन 2 ओल क्यों बना, क्योंकि 2 पोजीशन पे है। बट जो उनका मॉलिक्यूलर फार्मूला है, मॉलिक्यूलर फार्मूले को अगर आप देखोगे तो वो क्या है, सेम है, बट पोजीशन क्या हो रही है, चेंज हो रही है, फंक्शनल ग्रुप या फिर जो सब्स्टिट्यूएंट एटम है उसकी। तो ये क्या हो गया, पोजीशन आइसोमेरिज्म हो गया। फिर है फंक्शनल ग्रुप आइसोमेरिज्म। फंक्शनल ग्रुप आइसोमेरिज्म मीन्स क्रियात्मक समूह समवयवता। टू और मोर कंपाउंड्स हैविंग द सेम मॉलिक्यूलर फार्मूला बट डिफरेंट फंक्शनल ग्रुप्स, मीन्स दो या दो से ज़्यादा जो यौगिक होते हैं उनके पास सेम मॉलिक्यूलर फार्मूला रहेगा बट जो फंक्शनल ग्रुप है वो डिफरेंट रहेंगे। सेम है, मॉलिक्यूलर फार्मूला सेम रहेगा बट जो फंक्शनल ग्रुप है वो चेंज हो रहे हैं, ठीक है। जैसे यहाँ पे आप एग्जांपल देख सकते हो, प्रोपेनोन एंड प्रोपेनल, इसमें क्या है, आपके पास मॉलिक्यूलर फार्मूला तो सेम है, जो फंक्शनल ग्रुप है ये आपके पास फंक्शनल ग्रुप क्या हो रहे हैं, चेंज हो रहे हैं, ठीक है। फिर है मेटामेरिज्म, मध्यवयवता। इट अराइज ड्यू टू डिफरेंसेस ऑन एल्काइल चेन ऑन आइदर द साइड ऑफ फंक्शनल ग्रुप इन द मॉलिक्यूल। क्रियात्मक समूह से लगी भिन्न एलिलिक श्रृंखलाओं के कारण यह समवयवता उत्पन्न होती है। एग्जाम्पल C4H10O रिप्रेजेंट मिथॉक्सीप्रोपेन, CH3O C3H7 इथॉक्सी इथेन। तो मेटामेरिज्म एक ऐसी कंडीशन है, ठीक है, जिसमें आपके पास दो डिफरेंट एल्काइल चेन्स फंक्शनल ग्रुप में या फिर मॉलिक्यूल में प्रेजेंट होगी। जैसे आपने यहाँ पे एग्जांपल में देखा मिथॉक्सीप्रोपेन एंड इथॉक्सी इथेन का। स्टीरियो आइसोमेरिज्म में त्रिविम समवयवता जिसे हम कहते हैं, द कंपाउंड दैट हैव सेम कॉन्स्टिट्यूशन एंड सीक्वेंस ऑफ कोवेलेंट बॉन्ड्स बट differ in relative position of their atoms or groups in space। त्रिविम समवयवक वे यौगिक होते हैं जिनमें संरचना एवं परमाणुओं के आबंधन का क्रम तो समान रहता है परंतु उनके अणुओं में परमाणु अथवा समूहों का त्रिविम स्थितियाँ भिन्न रहती है। सिंपल सी बात है, ये ऐसे कंपाउंड होते हैं जिनके पास सेम कॉन्स्टिट्यूशन और कोवेलेंट बॉन्ड प्रेजेंट होती है बट इनकी जो रिलेटिव पोजीशन है एटम या ग्रुप की स्पेस के अंदर वो डिफर कर जाती है। बात करेंगे न्यूक्लियोफाइल्स एंड इलेक्ट्रोफाइल्स की, नाभिक रागी और इलेक्ट्रॉन रागी जिसे हम कहते हैं। तो इलेक्ट्रॉन युग्म प्रदान करने वाला अभिकर्मक नाभिक स्नेही या नाभिक रागी अर्थात नाभिक खोजने वाला कहलाता है तथा अभिक्रिया नाभिक रागी अभिक्रिया कहलाती है। मीन्स न्यूक्लियोफाइल्स आपके पास एक ऐसे रिएजेंट होते हैं जो ब्रिंग करते हैं एन इलेक्ट्रॉन पेयर ऑफ द रिलेटिव साइड, दैट इज न्यूक्लियर सीकिंग एंड द रिएक्शन इज देन कॉल्ड न्यूक्लियोफिलिक। और जो इलेक्ट्रोफाइल्स है रिएजेंट दैट टेक्स अवे एन इलेक्ट्रॉन पेयर फ्रॉम
relative site is called electrophiles, that is electron seeking, and the reaction is called electrophiles. इलेक्ट्रोयुगन लेने वाले अभिकर्मक को इलेक्ट्रॉन स्नेही अर्थात इलेक्ट्रॉन चाहने वाला या इलेक्ट्रॉन रागी कहते हैं, और अभिक्रिया इलेक्ट्रॉन रागी अभिक्रिया कहलाती है। सिंपल सी बात है, जो आपके पास न्यूक्लियोफाइल्स है, ठीक है, वो रिएक्टिव साइट में जाके अटैक करते हैं, राइट, ठीक है, जो न्यूक्लियस में अटैक करेंगे, और जो इलेक्ट्रॉन्स है वो इलेक्ट्रॉन लवर होते हैं, ठीक है। बात करते हैं रेजोनेंस स्ट्रक्चर की, अनुनाद संरचना। देयर आर मैनी ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल हुज बिहेवियर कांट बी एक्सप्लेन बाय सिंगल यूज स्ट्रक्चर। तो ऐसे बहुत से ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल है जिनका जो हम व्यवहार है वो यूज की सिंगल स्ट्रक्चर से एक्सप्लेन नहीं कर सकते, जैसे कि हम एग्जाम्पल लेंगे बेंजीन का। तो इसीलिए हमारे पास जो रेजोनेंस का आइडिया है वो अस्तित्व में आया था। तो रेजोनेंस स्ट्रक्चर, जिसे हम कॉनिकल स्ट्रक्चर या फिर कॉन्ट्रीब्यूटिंग स्ट्रक्चर भी कहते हैं, ये हाइपोथेटिकल और इंडिविजुअली डू नॉट रिप्रेजेंट एनी रियल मॉलिक्यूल होते हैं। दे कंट्रीब्यूट टू द एक्चुअल स्ट्रक्चर इन प्रोपोर्शन ऑफ देयर स्टेबिलिटी। तो ये आपके पास क्या है, वास्तविक संरचना में योगदान करती है, बट ये एक्चुअल में रियल स्ट्रक्चर या रियल मॉलिक्यूल नहीं होती है, ठीक है, जैसे हमने यहाँ पे देखा।